और उसके बाद जो अबॉर्शन है, अबॉर्शन अबॉर्शन क्यों होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ और अबॉर्शन। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो होती है वो ये होती है कि बच्चा जो है ना 45 से 50 दिन के अंदर अंदर ज़ाय कर देती है, गाय ज़ाय कर देती है, उसको गिरा देती है, ठीक है ना। तो वो भी डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि आप उसको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे होता है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन के टीकों के ऊपर रखते हैं। आप 3-4 महीने तक उसको प्रोजेस्टेरॉन के टीके लगवाएं, 10 ml हर 15 दिन के बाद आप लगवा दिया करें उसको। तो उससे जो होता है ना वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और जी अबॉर्शन जो है ना, अबॉर्शन में काफ़ी सारी बीमारी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में मोस्ट प्रेवलेंट है, मतलब पाकिस्तान में जो ज़्यादा पाई जाती हैं वो बीमारी, एक तो ब्रुसेलोसिस है, ठीक है ना, ब्रुसेला की वजह से होती है बीमारी। ये आखिरी 3 महीने में बच्चा गिराता है जानवर, अगर ये बीमारी हो जाती है। और जी जी उसके बाद है कंपाइलोबैक्टीरियोसिस या विब्रियोसिस जिसे कहते हैं। उसमें ये होता है कि मिड ट्राइमेस्टर, मतलब दूसरे 3 महीने से 6 महीने तक एनिमल जो होता है ना वो बच्चा गिराता है, ठीक है ना। तो विब्रियो जो ब्रुसेला का मैंने आपको बताया, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई फार्मर करता नहीं है उसका ट्रीटमेंट। जो कंपाइलोबैक्टीरियोसिस का है वो बुल की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड काऊ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो है ना उसमें आप ये करें कि 3 महीने एनिमल को रेस्ट दे दें, तो वो इन्फेक्शन जो होती है ना खुद ब खुद वो ठीक हो जाती है, रिकवर ठीक है हो ना जाते सर। हैं। ये जो दो बीमारी हैं, हाँ ये और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिस जो डेथ होती है वो ट्राइकोमोनियसिस की वजह से होती है। ये भी एक बीमारी है, ये पहले 3 महीने में जो बच्चा जानवर जो है ना वो गिरा देता है। ठीक ये हो गया। उसकी, हाँ ये बीमारियों के ऊपर हो गया। और उसके बाद हो गया सर डिवर्मिंग का रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है। डिवर्मिंग का ये इफेक्ट है कि डिवर्मिंग के अंदर अगर आप डिवर्मिंग नहीं करवाते हैं तो वो जो अंदर वर्म लोड मौजूद है, ठीक है ना, वो एनिमल का खून पीता रहता है, उसकी वजह से उसको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और इसके अलावा जितने भी माइक्रो मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन। अगर वो जा ठीक। जी 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 जी। जी उसकी वजह से फिर ये उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो बिल्कुल। जो है ना, जी जी, तो उसकी वजह से फिर जो है ना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से एनिमल हीट में नहीं आएगा। तो उसकी डिवर्मिंग, जब भी आप कोई प्रोटोकॉल लगाना चाहते हैं पहले डिवर्मिंग करें, फिर यूट्रस की सफाई एहतियात के तौर पे एज ए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी कर दें। उसके बाद आप कोई प्रोटोकॉल लगा के एनिमल को हीट में लें, ठीक है सर। उसके ठीक हो बाद गया। जी जी, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा फिर फर्टिलिटी का इन्हिसार किस चीज़ पे। फर्टिलिटी का इन्हिसार जो है ना, अगर आप अपने एनिमल को सारा साल हीट में रखना चाहते हैं, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूँ। एनिमल को अगर जी जी। सारा साल आप हीट में रखना चाहते हैं तो आप जो है ना उसका लाइट का जो सिस्टम है ना वो आप अपनी तरफ से लगाते रहें। लाइट जो है ना वो आप उसको प्रोवाइड करें, कम से कम 18 घंटे लाइट प्रोवाइड करें। अगर दिन की टाइमिंग 8 घंटे है तो इसका मतलब है भी आपने 10 घंटे 12 घंटे और लाइट देनी है अंदर, आर्टिफिशियल लाइट देनी है। इससे आपका एनिमल जो है ना वो फर्टाइल रहेगा, सारा साल हीट में आता रहेगा। न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन और लाइट, ये दो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि आँख के थ्रू जो है ना वो लाइट ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन में जो है ना वो जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो वो उससे फिर एनिमल प्रॉपरली हीट में आ जाएगा। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि लाइट लाइट का बहुत बड़ा इन्हिसार है, चाहे वो पोल्ट्री हो चाहे वो हमारी लाइफ स्टॉक हो, उसमें बहुत ज़्यादा इन्हिसार है उसका। ठीक ठीक हो हो गया गया। सर। तो जी, और इसके अलावा अगर आपका कोई अभी सवाल है तो आप बता सकते हैं कि मैं आपको इनके फिर भाई ने गाइड कर सवालों सकता की हूँ। बुछाड़ की हुई है। मैं थोड़ा सा इनकी प्रेगनेंसी पीरियड कवर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पैलन होती हैं अक्सर भाई यहाँ पे सवाल लेके आते हैं। मेरी वैडी या मेरी झोटी जो है ये इतनी उम्र की हो गई है लेकिन ये अभी तक हीट में नहीं आ रही। तो इसमें वजन का जी तो जाहिर है अमल दखल होता ही है, न्यूट्रिशन का भी होता है, एज का भी होता है। उसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि मैंने तो डॉक्टर साहबजादा साहब से यही सुना था कि ये 1390 दिन भैंस के लिए जो है ना, ये पैलन के लिए 1390 दिन का उन्होंने ना 1300 ना 1400 किया उन्होंने और ना 1375 किया उन्होंने बोला कि 1390 दिन जो है ना ये पैलन छोटी को देने चाहिए। तो नहीं, पहले ड्यूटी जो
आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी ना सर, जी न्यूट्रिशन जी आपकी अच्छी है, आपका एनिमल का वेट गेन बहुत अच्छा होगा, वेट गेन बहुत अच्छा होगा। ये अगर आपके जानवर, मतलब है कि इसमें ये कर लें कि कम से कम 260 केजी वजन होना चाहिए उस उम्र में जाके, जी तो जी, इतनी न्यूट्रिशन मैं होनी मैं चाहिए कि उसका। जी जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो जो हमारी लोकल जो ब्रीड्स है ना सर, वो तकरीबन 15 से 16 महीने के अंदर अंदर उतना उतना जो है ना वो अचीव कर लेती हैं वेट, कि जितना अगर आप आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है तो वो उतना वेट गेन कर लेती हैं। आपका कम से कम जी टू जी फोर्टी के जी, कम से कम 240 kg तकरीबन होना चाहिए वेट। अगर अगर उसकी एज बहुत ज़्यादा होगी है, न्यूट्रिशन आपने उसको अच्छी नहीं दी, आप वो परचेज करके लाए हैं, 240 kg तकरीबन तकरीबन उसका होना चाहिए वेट। और उसके बाद ठीक जो है। बफलो है, बफलो जो हीफर है सर, उसका उसका जो हमने जो वेट है ना सर, वो अगर फर्स्ट सर्विस के टाइम वेट उसका 340 तकरीबन होना चाहिए, 340, थ्री ठीक फोर्टी हो के गए। जी उसका वेट होना चाहिए। और उसकी उसकी एज भी मैटर करती है। बाद जो हमारे एक्सपेरिमेंटल जो हमारे बफलो फार्म है ना सर, उसमें जो उसका वेट है ना, तो वो 360 40 3 350 360 के मतलब लगभग 16 मंथ के अंदर वो फर्स्ट क्रॉस हुई हैं। ठीक है ना, जितने भी एक्सपेरिमेंट जी जी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है ना, उनके अंदर 16 मंथ की भी बफलो ईफर की फर्स्ट ब्रीडिंग हुई है जनाब। बिल्कुल तो जो बिल्कुल। काओ है, जी जी, जो फ्रीजन की है, जो मैं अपने फार्म की बता रहा हूँ, जिस फार्म के ऊपर मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, तो वहाँ जी पे जी 7.5 माह के अंदर भी फर्स्ट हीट साइन उसने शो किए हैं, लेकिन वेट पूरा ना होने की वजह से उसकी ब्रीडिंग नहीं करवाई गई। वेट उसका पूरा हुआ है 11 महीने 20 दिन के अंदर, तो वो उसकी 11 महीने 20 दिन के अंदर हमने उसकी ब्रीडिंग करवा दी। ठीक हो गए। देसी जो है जरा थोड़ा मतलब ज्यादा एक, लेती है, 13 से 15 माह लेती है जी देसी। देसी लेकिन ये 7 से 9 माह में 13 से 15 माह 16 माह तकरीबन। 7 से 9 माह में इसका प्यूबर्टी प्रोसेस शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से, जी जी जी, हाइफर का। ये भी हाँ हो गया। ये जी जी जी। जी जी बोलें। बैसू का जरा लॉन्ग होता है, हीट का आपने बता दिया 18 से 24 दिन, एवरेज लोगों ने 21 दिन रखा हुआ है। और ये भैंस तो 24 घंटे तक हीट पीरियड में वो जब आती है तो 24 घंटे तक वो उसका हीट साइकिल चलता है। जी जी जी, मैं तो ये बात डाइट बताते का। चलूं, जो काओ काओ है ना सर, काओ, उसका जो जी जी हीट हीट साइकिल होता है ना, हीट साइकिल या एस्टस एस्टस साइकिल कह लें हम उसको, ठीक है जी ना, जी वो 18 से 24 दिन का, जिस तरह आपने बता दिया है, मैंने पहले भी एक्सपीरियंस इसके ऊपर किया है। तो वो आप उसको जो हीट का टाइम है ना, स्टैंडिंग हीट है उसकी, तकरीबन वो 24 घंटे तक होती है। तो बेहतर है कि आप 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर उसको इंसेमिनेट करवा दें फर्स्ट हीट साइन शो होने के बाद। जब आपने उसमें फॉर एग्जांपल आप सुबह आइए हीट में, ठीक है ना, तो आपने उसको शाम को तकरीबन उसी टाइम, मतलब 12 घंटे या 14 घंटे के बाद आपने उसको इंसेमिनेट करवा देना है। जो बफलो का है, बफलो का ये होता है कि उसको आपने 24 घंटे बाद आपने इंसेमिनेट करवाना है। फर्स्ट हीट, जब हीट साइन वो शो करेगी उसके 24 घंटे बाद आपने उसको इंसेमिनेट करवा देना, ये बेस्ट टाइम होता ठीक है हो उसका। गया। बार बार जो फिर जाती हैं उसके बारे में आपने बात की, चले न्यूट्रिशन उसकी एक वजह हो गई। क्या इसकी ये वजह भी हो सकती है कि गैर मुतवाजन आप वंडा खिलाते हैं, एक ही रूटीन में वही खिलाते जाते हैं, और वो भी अमल दखल करता है इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना वो आप, जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होगी ना प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से डेफिनेटली जो है ना उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी, उसको उसके जो ओवा हैं उनकी प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी, ओवरी जो है ना फंक्शनल नहीं होगी। तो उसका मैंने जिस तरह आपको बताया, अगर उसका वेट पूरा हो गया, एनिमल हीट में नहीं आ रहा, ठीक है ना, वेट उसका पूरा हो गया है, एज भी उसकी पूरी है, तो आप उसको जो है ना वो प्रोटोकॉल लगा दें। सबसे अच्छा प्रोटोकॉल जो हीफर्स के लिए है, जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है, वो है सीडर प्रोटोकॉल। वो सीडर प्रोटोकॉल आप लगवा दें। सीडर फर्स्ट डे के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना, तो सेवंथ डे के ऊपर ना हम उसको पीजी लगा देते हैं। नाइन्थ डे के ऊपर हम सीडर जो है, सॉरी 8th डे के ऊपर हम सीडर जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो उसके 48 से मतलब 56 घंटे के अंदर अंदर एनिमल हीट में आ जाता है, 60 घंटे के अंदर अंदर हीट में आ जाता है। तो अब सीडर अब प्रोटोकॉल भी चलते हैं लगवा अपने सकते हैं। इमरान की तरफ। तो नीचे सवालात कर जी रहे जी हैं। अब्दुल्ला इरफान खान भाई ने सवाल किया है कि अगर साइलेज दे रहे हों तो क्या ख्याल रखा जाए? मेरे ख्याल से टॉक्सन बाइंडर साथ देना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी जी,
एक सेकंड में चार्जिंग लगा दूं, चार्जिंग खत्म हो गई मेरी जी कोई मोबाइल की। मसला नहीं है, आप आराम से करें, कोई यहाँ पे वो तकल्लुफ वाली बात नहीं है, आराम से चार्ज करें। जी, आप बोलें बना भाई, क्या क्या बता रहे थे, क्या पूछ रहे जी थे? अब्दुल्ला भाई ने सवाल किया था कि अगर साइलेज खिला रहे हैं तो मैं तो देसी बंदा हूँ, ज्यादा साइलेज के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर साइलेज अच्छे तरीके से तैयार करने वाला कोई हो, जिसको इसका पीएच लेवल मेंटेन रख सके, उसकी एयर टाइटनेस कर सके, तो अच्छा साइलेज अगर तैयार हो तो उन इलाकों में ये दे सकते हैं जहाँ पे सब्ज चारा नहीं होता। वो पूछ रहे हैं कि साइलेज अगर दिया जाए तो क्या ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि टॉक्सिन बाइंडर का ख्याल रखें। जो माइकोटॉक्सिन है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। और एसिडोसिस का मसला हो सकता है, तेजाबियत का मसला हो सकता है। जो ठीक हो गया। तेजाबियत से ना, वो जो ह्यूमन का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से फिर एनिमल को लिम्पिंग, मतलब लेमनेस, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसका जो जितना भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है ना, उसको स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उसको ये करें कि साइलेज के साथ आप मीठा सोडा इस्तेमाल करवाया करें, जो ह्यूमन बफर बफर कहते हैं। मीठा सोडा 50 ग्राम, 50 से 60 ग्राम वो भी दे सकते हैं। और इसके कैल्शियम कार्बोनेट जो बुझा हुआ चूना है वो भी आप दे सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट ये भी आप कम मिकदार में 100 ग्राम, मतलब डेली बेसिस के ऊपर आप ये भी दे सकते हैं। ये भी बफर है, ठीक र्यूमन हो बफर के गया। नाम से जाने जाते हैं, ये र्यूमन फैसल बफर भाई ने कहते हैं हम। सवाल किया है कि उनकी गाय बच्चा देने के बाद पीछा मारती है। हाँ, बिल्कुल पीछे मारती है तो ठीक है। उसको जो है ना आप देखें कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बाज औकात रिटेन प्लेसेंटा की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो बार बार बच्चेदानी बाहर निकालता है। अगर वो प्रॉब्लम भी नहीं है तो उसको कहें कि वो ट्रस वगैरह जो है ना, ट्रस ट्रस बांध दें, और साथ में जो पिछली जगह है वो थोड़ी सी ऊंची रखें, जो उसकी पिछली टांगे हैं। अच्छा, एक और रहनमाई कर दें। मैंने अक्सर देखा है कि कई भाइयों ने जानवर पीछा मार गया और वो जो है ना पीछा उसका नीचे जमीन पे गंद में पड़ा हुआ है, तो इसकी हाइजीन के बारे में थोड़ा बता दें कि अगर पीछा जब जानवर मारता है और बैठ जाता है, तो पीछा अगर जमीन पर लग जाता है तो उसकी सफाई के लिए पायोडीन या कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए एंटीसेप्टिक के तौर पे, और जी जी इस्तेमाल करने वाले को भी पहले अपना हाथ वगैरह धोकर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, सबसे पहले तो ये है कि उसको जो है ना आपने किसी तौलिया या कोई किसी कपड़े के अंदर, ड्राई कपड़े के अंदर आपने उसको लपेट लेना है। आपने फिर जो पिंकी है, पोटाशियम परमैंगनेट है, उसका सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है ना। उससे उसको साफ करना है और कोशिश करें कि ठंडे पानी के अंदर उसको रखें, ताकि उसका साइज इंक्रीज ना हो, साइज ना बढ़ जाए उसकी, ठीक है ना। तो अगर उसका साइज बढ़ गया तो वो फिर जो पीछा है वो बाहर अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप मुश्किल ठंडे हो पानी जाएगा। से उसको वॉश करें और पिंकी से उसको वॉश करें, ठीक है ना। उसके बाद उसको आपने कोई लिक्विड पैराफिन या कोई इस तरह का, मतलब मॉइस्चराइजर कोई इस तरह का लगा के ना उसको, फिर उसको आपने उसको प्लेस जी जी। करना है दोबारा यूट्रस के अंदर। और साथ में उसको एंटीबायोटिक थेरापी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज बंदे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं ना, एनसेड वगैरह यूज कर लेते हैं, या कोई इस तरह की पेन किलर यूज कर लेते हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स कोई आम सी पेनबायोटिक या कोई इस तरह की चीज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अच्छा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, अब उसकी पूरी डोज इस्तेमाल करें, तो उससे इंशाल्लाह जो है ना वो दोबारा मसला नहीं होगा। और ट्रस वगैरह लाजमी बांध के रखें, ट्रस लाजमी है, ट्रस ठीक आपका हो गया। बांध के रखें। क्योंकि जब एनिमल पार्चुरेट कर गया तो उसको प्रोजेस्ट्रॉन आप नहीं लगाना। अगर आपने प्रोजेस्ट्रॉन लगा दिया ना तो आपका दूध समझें गया, दूध गया समझें। जी जी, लतीफ राई भाई ने सवाल किया, कहते हैं कि मैंने माइक्रोफिक्स प्लस टॉक्सिन बाइंडर का लिटरेचर स्टडी किया है, टॉक्सिसिटी की वजह से प्रोलैप्सिस हो जाती हैं, इसका इशू आता है या नहीं आता। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो ठीक सकती हैं, हो क्यों गया। नहीं हो सकती उसके लिए। जी जी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। टॉक्सिसिटी की ठीक वजह है। से मैंने आपको बताया है ना, वो जो पायोमेट्रा है वो भी तो एक बैक्टीरियल टॉक्सिन ही है ना, पस है ना अंदर। तो वो मतलब सेप्टिसीमिया की वजह से, सेप्टिसीमिया कहते हैं कि बैक्टीरिया प्लस टॉक्सिन बॉडी के अंदर हो, तो उसकी वजह से एबॉर्शंस भी हो सकती हैं, उसकी वजह से एनिमल इनफर्टाइल भी हो सकता है, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ सकते हैं उसमें। तो वो ठीक हो उसका गया जी। जो है ना वालेकुम वो फिर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों ने सलाम किया है, हम दोनों की तरफ से वालेकुम अस्सलाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मलिक आसिफ भाई ने वालेकुम। सवाल किया है कि ये देसी और वलायती में जो बीमारियां हैं इनमें इतना ज्यादा फर्क क्यों है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो देसी ब्रीड्स है ना सर,
उनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी वजह से हमारी जो ब्रीड्स है ना, वो लोग बाहर लेके गए हैं, उनके ऊपर जेनेटिक्स के ऊपर उन्होंने काम किया है, तो अपनी एक ब्रीड्स बना ली हैं। जिस तरह ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है ना बेसिकली जो है ना जो हमारी साहिवाल है और हमारी रेड सिंधी है, इसके जीन्स भी उसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो उनकी जो जितनी भी ब्रीड्स हैं, जर्सी है फॉर एग्जांपल, या उनकी हॉल्स्टाइन फ्रीजियन है, आयरशायर है, ब्राउन स्विस है, उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्वायरमेंट का भी फ़र्क होता है। हमारे इन्वायरमेंट जो है ना, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस तरह समझ लें कि बैक्टीरियल लोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ इतना बैक्टीरियल लोड नहीं है। तो उनकी इम्यूनिटी जो है ना मेरे नज़दीक, वो इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है हमारे हमारे इलाके के हवाले से। और जो हमारे जिस तरह साहिवाल है, फॉर साहिवाल को ले लें आप, तो उसमें ये है कि जो टिक्स वगैरह हैं उसको नहीं लगते, अगर लग भी जाएं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब एक जर्सी या फ्रीजियन को एक टिक भी लग जाए ना, वो भी उसकी जान ले जाता है। सही हो गया। और दूसरा, हमारे जी नस्लें जो है, क्योंकि ये सदियों से हमारे इलाके में ग्रो कर रही हैं, तो इनमें इम्यून सिस्टम तगड़ा भी होता है। और जैसे आपने साहिवाल का जिक्र किया, साहिवाल में तो ये जी जी, खूबी है कि वो अपनी स्किन का एक एक हिस्सा हिला सकती है। मक्खी बैठ जाए यहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल, उसको भी हिला सकती है। ठीक हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला खान भाई ने सवाल किया है कि मिल्किंग मशीन का कोई साइड इफेक्ट है तो वो बता दें। अगर सफाई नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर साइड इफेक्ट ही है, उसकी सफाई वगैरह किया करें डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, सरफ वगैरह से। और जो डिसइंफेक्टेंट हैं उनसे आप अगर उसकी सफाई वगैरह डेली बेसिस पे करते हैं तो कोई मतलब नहीं। और उसका जो प्रेशर होता है ना, ठीक है ना, वो -45 पास्कल के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने वो प्रेशर आपने ठीक नहीं रखा, प्रेशर ज्यादा कर दिया, तो वो फिर जख्म कर देगी, अंदरूनी थनों के ऊपर जख्म कर देगी। अगर आपने कम रखा है तो उसको, वो भी उसके लिए मतलब नुकसानदेह। आप उसका जो स्टैंडर्ड है ना, जो प्रेशर, वो मेंटेन करें। और सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई अगर नहीं है तो साफ ज़ाहिर है उसी के थ्रू उसने सकलिंग करनी है, और उसने उसके साथ अटैच होना है। रबड़ जो ट्यूब होती है ना, उसका रबड़ कप होता है, उसने उसके साथ अटैच होना है। अगर वो साफ नहीं है तो साफ ज़ाहिर है उसको मेस्टाइटिस या साड़ू बीमारी ये हो सकती है उसको। ठीक हो गया।